अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नए पान बरेजों की स्थापना और प्रबंधन तकनीक। ट्राइकोडर्मा विरिडी की फसलों में प्रयोग और लाभ। अपने राज्य बिहार में पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि पान की खेती खुले प्रक्षेत्र में नहीं की जा सकती है, इसीलिए किसान पान खेती के लिए घास फूस या नट हाउस का बरेजा बनाते हैं। इन बरेजों में कई सालों तक पान की खेती की जाती है, इसीलिए बरेजों के निर्माण के समय की गई खामियों का फल हमेशा भुगतना पड़ सकता है। तो बरेजों का निर्माण करते समय आप किन किन बातों का खास ध्यान रखें और पान की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार। जहाँ बंगला पान की खेती होती है, यहाँ तो किसान या तो फरवरी और 15 मार्च से पहले ही बरेजा लगा लेते हैं, या फिर नया बरेजा का स्थापना ये हमेशा जून के तीसरे सप्ताह से शुरू करते हैं। भारतवर्ष में पान की खेती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। इन क्षेत्रों में पान की खेती प्राकृतिक साधनों जैसे बांस, घास आदि का प्रयोग कर बरेजों का निर्माण किया जाता है तथा उनमें पान की आवश्यकता के अनुसार नमी की व्यवस्था कर बरेजों में कृत्रिम आर्द्रता की जाती है, जिससे कि पान के बेलों का उचित विकास हो सके। किसान बंधु जिनके पास नए बेल लगाने हैं वह स्वस्थ बेलों का चुनाव कर लें। जून के 15 जून के आसपास लोग लगाना शुरू करते हैं। आप सपड़ा की भूमि जिन्हें नया लगाना है वो गहरी से गहरी जुताई कर लें। 6-7 बार जुताई करें। जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना फायदा होगा। तालाब सूख जाता था, ऐसे गड्ढों में जहाँ सूख जाता था वहाँ पकीली मिट्टी से उसकी भूमि तैयार की जाती है, जिसमें जैव की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। किसान बंधुओं को अगर उनको ऐसी भूमि मिल गई है तो वो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप उसी के साथ साथ अपने नीम की खल्ली का प्रयोग कर लें, जो कम से कम निमेटोड्स सूत्रकृमि का प्रकोप बहुत अधिक पान में होता है और जिसके कारण परेशानी भी होती है। ऐसी परिस्थिति में आप सूत्रकृमि से बचाव के लिए अगर आपके पास कोई जैव उत्पाद है तो ठीक है, नीम की खल्ली का अधिक प्रयोग करें। अगर नहीं उपलब्ध होती है तो 3G कार्बोफ्यूरॉन जरूर मिलाकर आप भूमि की जुताई करें, जिससे आप आगे आपके सूत्रकृमि से आपके फसल बचे रहेंगे। उन किसान बंधुओं के लिए जिन्होंने कटिंग की है या नए लगाने हैं उन्हें भूमि शोधन करनी चाहिए। या तो वो जैव में करें या फिर वो रासायनिक करें।
इसके लिए सबसे बेहतर है 1% बोर्डो मिक्सचर और 4 लीटर बोर्डो मिक्सचर में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। पान की प्रमुख प्रजातियाँ। उत्तर भारत में मुख्य रूप से जिन प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार से हैं: देशी, देशावरी, कलकतिया, कपूरी बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मघई, बनारसी आदि किस्मों को लगाकर किसान अच्छी पैदावार कमा सकते हैं। पान की रुपाई के लिए पान की बेलों से मध्य भाग की कमलें ली जाती हैं, जो रोपण के लिए आदर्श कमल होती है। पान की बेल में अंकुरण व प्रबंधन अच्छा हो, इसके लिए पान के कमलों को घास से अच्छी प्रकार से मल्चिंग करते हुए ढकते हैं व 3 समय पानी का छिड़काव करते हैं। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि पान के कमल का उपचार फफूंदनाशक दवा से करने के साथ उन्हें वृद्धि नियमक से भी उपचारित करें, जिससे कि जड़ों का उचित विकास हो सके। पौध को उपचारित करने के लिए 50% बोडा मिश्रण के साथ 500 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बुआई के पूर्व भी उक्त मिश्रण का प्रयोग बेलों को फफूंद व जीवाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है। पान बड़ेजा रखने वाले किसानों के लिए यह समय उनके उत्पादन के लिए बहुत ही हितकारी है। अगर ये समय में वो अपने बड़ेजा के सपड़ा की भूमि को खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लें, उर्वरक की मात्रा जैव के रूप में दें। 1 एकड़ भूमि के लिए 5 क्विंटल 25 किलो कम से कम प्रति कट्ठे की दर से उनको अपने जमीन में डालें। जिनके पास उपलब्धता कम है या जिनके इलाके में उपलब्ध कम है, वहाँ वो उसकी क्षतिपूर्ति रासायनिक खादों से कर सकते हैं, जिसके लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पान की फसल की अच्छी खेतों के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी रखना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 बाई 30 सेंटीमीटर या 45 बाई 45 सेंटीमीटर रखते हुए पान की रोपाई करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध है जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में
ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल ले। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा का लोई इतना गोल इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी दिखाया जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो जिसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा खोद देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो वेस्ट जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर वेस्ट खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल ना करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। यही नहीं, एक चीज बताना चाहूंगा किसान बंधु, जो मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिलता है उसका लाइफ वास्तव में 6 महीने का होता है। इसलिए दवा खरीदने से पहले एक चीज आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसलिए खरीदते समय किसान बंधु विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और इस तरह से आप समृद्ध भी होते जाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हुए हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों को दुरुस्त कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में वर्षा के जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं बनता है। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार से। अभी जो समय है गर्मियों के समय में हमें संचयन पूर्व प्रबंधन पे तालाब के ध्यान देना चाहिए। पुराने तालाब जिसको हम पानी अगर सुखा पाते हैं तो वो आप पानी सुखा लें, 10-5 दिन उसमें धूप लगने दें, फिर उसकी एक हल्की जुताई जिससे कि जो उसका जो सलज है वो रिमूव हो जाए और उसमें हवा लग जाए। अगर तालाब में आप पानी नहीं सुखा पाते हैं तो हम उसमें ये करेंगे कि जियोलाइट जो है 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप व्यवहार करें। और दूसरा कि जो एक बॉटम रैकिंग होती है जिसमें आप 2-3 पत्थरों को या ईंट को बांधकर तालाब की चौड़ाई के हिसाब से दोनों मेड़ पर खड़े होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर आप ये कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि जो विषैली गैसें हैं उन गैसों से जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, इन सब से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद आप जियोलाइट का व्यवहार 3 से 5 kg प्रति एकड़ कर दें। बरसात का मौसम प्रारंभ होने के पहले तालाब के बांध को मजबूत कर लें तथा पानी के आने और निकलने का रास्ता ठीक कर लें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। दूसरा जो है, अगर आप नए तालाब में मिट्टी में अगर कोई भी आप चूना डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। और पानी में जब भी आप कोई भी चूना डालेंगे तो उसमें आप कली चूना जो पाउडर चूना होता है उसका व्यवहार करेंगे। पीएच के जांच उपरांत, मिट्टी के पीएच के जांच उपरांत किसान भाई ध्यान देंगे, क्योंकि लोग पानी के पीएच पे ध्यान देते हैं। हमें मिट्टी के पीएच के जांच उपरांत ही हमें चूना का व्यवहार करना है। उसके बाद हमें गोबर, अगर आपको मुर्गियों का जो बीट होता है अगर वो गोबर उपलब्ध हो जाता है तो उसको आप 3000 kg प्रति हेक्टेयर देंगे। अगर नहीं तो अगर गाय या किसी अन्य लाइव स्टॉक का आपके पास है तो 10,000 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। लेकिन आजकल किसान में बाजार में किसी भी कम अच्छी कंपनी का प्लैंक्टन रिच, जिसमें प्लैंक्टन व्यवहार के लिए अच्छा होता है, वो थोड़ा सा 3 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप व्यवहार कर देंगे। ये वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक को भी आप व्यवहार कर सकते हैं, या दोनों का आजकल बाजार में दोनों का कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध है, इस पे ध्यान देंगे। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है।
इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। अगर आप में हरित शैवाल का प्रस्फुटन है, पानी बहुत हरा नीला है, हरा है, तो आप उसके लिए 0.2.5 से लेकर 0.5 ppm के लिए कॉपर सल्फेट का भी व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही अगर आप में कीट व्याधि की समस्या है तो उसके लिए आप जो है इसके व्यवहार के बाद 10 से 15 दिनों के बाद आप जो मछली को खाने वाले परभक्षी कीट हैं या दूसरे कीट हैं उनके रोकथाम के लिए आप इसमें 56 kg कोई भी आप जो वनस्पति ऑयल है उसके साथ 18 kg कोई भी डिटर्जेंट जो भी सर्फ पाउडर ये होता है उसको मिलाकर उसके सतह पर छिड़काव कर दें। अगर यह नहीं कर पाते, अगर यह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो 50 लीटर आप डीजल का भी व्यवहार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करिए। यह सिर्फ उन तालाब में करना है जिसमें आपको मछली जब आप अगस्त सितंबर में जीरा जब मछली डालना चाहेंगे ये उसके लिए स्पॉन डालने वाले मछलियों में ये करना है। अब आते हैं आहार प्रबंधन की। प्रति महीना जो है आप आहार प्रबंधन पे ध्यान देंगे। 1:1 जो आपका चावल की भूसी और जो सरसों की खली है उसको फुलाकर 1:1 वजन के हिसाब से 3 से 5% शुरू में, फिर बाद में धीरे धीरे आप यह प्रतिशत भोजन का कमाते जाएंगे। किसान बंधु को मैं हमेशा सभी को सलाह देता हूं कि कोई भी केमिकल या कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी उर्वरक हो या किसी भी तरह का रासायनिक या जो भी उर्वरक हो बिना किसी मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह के आप नहीं डालें, क्योंकि जब मछलियों में बीमारी आ जाती है या मछलियों में जब उनकी मृत्यु होने लग जाती है तब उन्हें बचाना बहुत असंभव हो जाता है। अतः हमें समय पूर्व संचयन पर ध्यान देना है, वैज्ञानिक पद्धति से काम करना है और समय समय पर पानी और मिट्टी की जांच कराते रहना है और यथासंभव जब भी हो विशेषज्ञ की सलाह लें। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव डोहर, जिला किशनगंज से जोगेंद्र पाल ने। आपने आम के वृक्ष लगा रखे हैं जिन पर अभी फलन चल रहा है और उन फलों में कहीं कहीं पर फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आप इन कीटों की रोकथाम के लिए जानकारी चाहते हैं तो जोगेंद्र पाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज का जो कृषि अंक है इसमें हम आम में जो अभी प्रबंधन की बात है, कीट प्रबंधन की बात है, टिकोला अवस्था में किस प्रकार से करना है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस वृक्ष में आम का जो है फ्रूट का सेटिंग हुआ है, आपका जो है फ्रूट या फल जो है बन चुका है। आम का फल छेदक कीट, इसका रंग मटमैला होता है। इस कीट के पंख हल्के नीले रंग के होते हैं। यह कीट दिन में पत्तियों के नीचे रहते हैं। वहीं इस कीट का लार्वा फलों में छेद करके गुदे को खाता है। साथ ही यह गुठली में भी छेद कर देता है। इस कीट से प्रभावित फलों पर काले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं। वहीं इससे प्रभावित फल पकने से पहले ही पेड़ों से गिर जाते हैं। इस अवस्था में आप जानते हैं किसान भाइयों कि ये जो अवस्था है वो फल के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है यदि आपने सही कीट प्रबंधन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि हम देख रहे हैं विगत वर्षों में बिहार में रेड बैंडेड कैटरपिलर, जिसको हम बहुतायत रूप से हर क्षेत्र में इसके जो है हमको कहीं ना कहीं इसकी सुनने की जानकारी मिल रही है कि जो हमारा फल होता है उस फल में नीचे से छेद होता है, काले रंग का छेद देखने को मिलता है और उधर से ही ये फल जो है अंदर से कीड़े के द्वारा खा लिया जाता है और इसका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होता और फल जो है वो हमारा गिर के टूट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए गिरे हुए प्रकोपित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए
अधिक प्रकोप होने पर नीम ऑयल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको बचने के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आपको इस समय अर्थात जब आपका फसल जो है टिकोला अवस्था में पहुंच गया है, इस समय आपको मार्केट में 2 सबसे प्रमुख इसके जो हैं कीटनाशक मिलते हैं, जिसको हम डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC के नाम से जानते हैं, और एक मिलता है थायोक्लोरोपिड 21.7 SL के नाम से। इन दोनों में से जो भी आपको उपलब्ध हो, इस कीटनाशक का 1 ml प्रति लीटर जल में घोलकर इसका छिड़काव करना है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो पौधा है, प्रति पौधा 40 लीटर जो है हमको लगभग एक पौधे को छिड़काव के लिए आवश्यकता होती है। 1 ml प्रति लीटर आपको लेना है और उसके बाद पूरे पौधे पे आपको इसको छिड़काव करना है। ये आपको छिड़काव कब करना है? सामान्य रूप से ध्यान रखिए कि कभी भी जो भी छिड़काव हो वो शाम के समय हो, और ऐसी स्थिति में ना हो जब बरसात वाला मौसम, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में बारिश आपको देखने के मिल रही, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा बच के आपको करना है। और जब आपको दूसरा इसका स्प्रे करना है वो कम से कम 15 से 20 दिन के बाद में पुनः आप इसका एक स्प्रे करेंगे। तो इस प्रकार करने से जो अभी आपको रेड बैंडेड कैटरपिलर की समस्या जिसको हमको व्यापक रूप से देखने मिल रही है बिहार में, उससे आप अपने फसल को, आम की फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।